बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 4। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 के हर पार्ट के अंदर हमें दो लाइंस की स्लोप्स गिवन है, लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप। हमें एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 मालूम करना है। स्टूडेंट्स, आप जरा रिकॉल करें कि फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 के लिए। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। हम यहां लिखेंगे इफ थीटा इज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 देन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्ज करें कि हमारे पास लाइन 1 है कुछ इस तरह से और लाइन 2 है कुछ इस तरह से। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। तो एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। दिस इज थीटा। अब ये जो एंगल है ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल, लेकिन ये है एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। आप देखें टेल जो है वो लाइन 2 पर है और हेड जो है वो लाइन 1 पर है। इसको आप फाई कह लें। दिस इज एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। अब स्टूडेंट्स, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जो एंगल है थीटा, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। स्टूडेंट्स, अगर हमें एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 यानी फाई मालूम करना होता तो जहां चेंज क्या आता, आप यहां पर फाई लिख देते और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना था, m1 माइनस m2 आप लिखते। अब याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको दोबारा ट्रिक बताता हूं। आप जरा यहां पर देखें, एंगल थीटा जो है वो फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 है, टेल जो है वो लाइन 1 पर है और हेड जो है वो लाइन 2 पर है। आप इस फॉर्मूला के ऊपर भी इसी तरह एक एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ करें, एंटी क्लॉकवाइज ये। अब यहां पर देखें टेल कहां पर है, द आंसर इज लाइन 1 पर। यहां पर टेल m1 पर, लाइन 1 m1 यानी मैचिंग हो रही है, और हेड लाइन 2 पर और हेड m2 पर। आप फॉर्मूला के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 बन रहा है या नहीं। दूसरा फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूं। दूसरा फॉर्मूला आप लिखेंगे टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे तो ये एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, ये आपको याद रखने के लिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। बड़ा मजे का, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है ये। अब इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको सिर्फ रफ में समझाने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहां पर हम आ जाते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपनी वर्किंग पूरी करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 माइनस m1 की वैल्यू है -3 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 1 माइनस 8 3s are 24। 8 plus 3 is 11, 1 minus 24 is minus 23। अब स्टूडेंट्स जरा ये बताएं कि इनवर्स अगर आपने मालूम करना है इस नेगेटिव नंबर का, तो हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स है उसकी रेंज क्या होती है। शाबाश, जरा रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस की थी। इनवर्स टेंजेंट की रेंज क्या होती है, या आप ये कह लें कि प्रिंसिपल टेंजेंट की डोमेन क्या होती है। शाबाश जी, इट इज फ्रॉम -90 टू 90 डिग्रीज।
एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं है, -90 से 90। अब अगर हमारे पास ये नंबर नेगेटिव है, अगर हम इस पर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे थीटा मालूम करने के लिए, तो जो हमारे पास एंगल आएगा वो एक नेगेटिव एंगल आएगा, जबकि जो थीटा है एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, इसकी जो रेंज है, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं, थीटा की रेंज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ये एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, ये उसकी रेंज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 180 डिग्रीज। अब यहां पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव एंगल आएगा। थीटा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जो हम यहां पर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 या लाइन 2 टू लाइन 1 मालूम करते हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपके पास एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला का जिक्र करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ -x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब हमारे पास इस तरह से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप समझ जाएं कि जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज होने जा रहा है, यानी ग्रेटर देन 90 होने जा रहा है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस सूरत में आपके पास जो थीटा होगा वो एक्यूट होगा। अब इसके लिहाज से अगर हम वर्किंग करें तो हमारे पास थीटा बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 11/23। आप यहां पर इसका जिक्र करेंगे, सिंस यहां पर आप लिख सकते हैं एज थीटा is greater than or equal to 0 degrees but less than 180 degrees। ये जो फॉर्मूला है जो हमने यूज किया, मैंने उसकी ये रीजनिंग कर दी। स्टूडेंट्स, यहां से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करके थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में यहीं तक आंसर गिवन है, सो आप इसे यहां तक छोड़ दें। अगर आपने थीटा की प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप 11/23 पर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करें, 180 में से उसे माइनस करें, आपके पास थीटा की प्रॉपर वैल्यू आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बासानी। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 के हर पार्ट के अंदर हमें इस तरह से लाइन 1 और लाइन 2 के बारे में बताया गया है। जैसे यहां पर है कि लाइन 1 जो है वो इन दो पॉइंट्स का ज्वाइन है और लाइन 2 इन दो पॉइंट्स का ज्वाइन है। हमें एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है। वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, आपको लाइन 1 की स्लोप बताई गई थी, आपको लाइन 2 की स्लोप बताई गई थी। यहां पर आपको लाइन 1 बताई गई कि वो इन दो पॉइंट्स का ज्वाइन है, यहां पर बताया गया कि लाइन 2 इन दो पॉइंट्स का ज्वाइन है। यहां पर स्लोप्स नहीं बताई गई। तो सवाल यह है कि क्या हम स्लोप्स मालूम नहीं कर सकते? द आंसर इज यस। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम बासानी स्लोप्स मालूम कर सकते हैं। सो हम स्लोप्स मालूम कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, आप इसे y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? अभी अगर आपने y2 माइनस y1 लिखा है तो आप नीचे लिखेंगे x2 माइनस x1। अगर आप ऊपर y1 माइनस y2 लिखेंगे तो नीचे x1 माइनस x2 आपको लिखना होगा। अब ये मैंने फॉर्मूला का जिक्र किया। अब आप लिखेंगे m1। m1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा लाइन 1 के लिए m1 10 माइनस 7। अब आपने इसका ऑर्डिनेट पहले लिखा है तो इसी का एब्सिस आप पहले लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। 10 माइनस 7, 7 माइनस 2, 10 माइनस 7 इज 3 और 7 माइनस 2 इज 5। ये आ गई आपके पास m1 की वैल्यू। m2
3 minus 1 minus 5 minus 1. 3 minus 1 is 2, minus 5 minus 1 is minus 6. So it is minus 1 by 3. स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों लाइंस की स्लोप्स आ चुकी। अब ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली पिछले प्रॉब्लम की तरह बन गया। हम यहां लिखेंगे इफ थीटा इज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. m2 minus m1 minus 1 by 3 minus 3 by 5. 1 plus minus 1 by 3, 3 by 5. स्टूडेंट्स हमने m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। न्यूमरेटर में क्या करेंगे? शाबाश, न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है? द आंसर इज 15. सो टेंजेंट ऑफ थीटा, यहां पर एलसीएम बन गया 15 minus 5 minus 9. अब डिनोमिनेटर में ये 3 और 3 कैंसिल भी आप कर सकते हैं, और एक और काम मैं यहां पर करने जा रहा हूं, उससे जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। 1 minus 3 over 5 3s are 15. सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप कैंसिल करके भी जो रिजल्ट लेकर आएंगे वो सेम ही आएगा, घबराना नहीं है। माइनस 14 over 15, और डिनोमिनेटर में आपके पास 15 एलसीएम आ गया। 15 minus 3. अब स्टूडेंट्स ये 15 और 15 कैंसल। न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है -14, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 15 minus 3 is 12. अब 2 से कटिंग हो रही है। 2 7s are 14, 2 6 are 12. इट इज -7 over 6. अगेन नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू का मतलब यह है कि जो थीटा है ये ऑब्ट्यूज होगा। अब वो ऑब्ट्यूज एंगल आप मालूम नहीं कर सकते इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करने से, क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर आप इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की जो रेंज है वो -90 से 90 तक होती है। नेगेटिव नंबर पर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करने पर आपको जो एंगल मिलेगा वो नेगेटिव एंगल मिलेगा। हमें एंगल चाहिए यहां पर ऑब्ट्यूज, चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। सो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x is equal to 180 degrees minus tangent inverse of x. So theta is equal to 180 degrees minus tangent inverse of 7 over 6. अब इसका रीजन बुनियादी तौर पर क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज, क्योंकि थीटा इस रेंज में होता है, जिसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज किया थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगल यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, और ये एंगल आएगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि यहां पर नंबर आ रहा था नेगेटिव। एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 एक्यूट नहीं हो सकता। हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि आप एक्यूट एंगल अगर मुमकिन हो मालूम करें, तो यहां पर एक्यूट एंगल आ ही नहीं रहा, यहां पर एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है। अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर आपके पास एंगल आना था एक्यूट, लेकिन अभी नहीं आ सकता। आप इसका जो दूसरा पार्ट है या रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर हमें लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। हर पार्ट के अंदर लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। हमें एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 मालूम करना है। अगेन वही मसला, हमें एंगल मालूम करने के लिए स्लोप्स की जरूरत है। अब इक्वेशन से स्लोप क्या हम मालूम कर सकते हैं?
द आंसर इज यस। अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो हमारे पास फार्मूला होता है स्लोप मालूम करने के लिए माइनस ए ओवर बी। मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। हम यह लिखेंगे इफ ax plus by plus c is equal to 0 is equation of line, then इसकी जो स्लोप होगी m is equal to minus a over b। लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, माइनस a over b लाइन की स्लोप होगी। Here m1, लाइन 1 के लिए m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप आ गई 3 over 5। m2 स्टूडेंट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, तो ये आ गया माइनस 6। स्टूडेंट्स आपके पास दोनों लाइंस की स्लोप्स आ चुकी। लास्ट दो प्रॉब्लम्स हमने बिल्कुल इसी तरह के सॉल्व किए। एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 के लिए फार्मूला यूज करें और बआसानी आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आप खुद कीजिएगा, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के हर पार्ट के अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ये 3 पॉइंट्स बुनियादी तौर पर एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। हमें उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स जब भी आपको इस किस्म का प्रॉब्लम दिया जाए कि आपको किसी शेप के एंगल्स मालूम करने हो, यहां पर ट्राइंगल है, हो सकता है आपको रोम्बस दिया जाता, हो सकता है आपको कोई स्क्वायर दिया जाता, कोई क्वाड्रिलेटरल, कोई पेंटागन भी हो सकता था। इवन जब भी आपको किसी शेप के एंगल्स मालूम करने हो तो आपको रफ में उस शेप को ड्रॉ करना होगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपके लिए ड्रॉ किया। अब ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स ये मैंने रफ में इसे ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ABC बन रहा है, ABC। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये जरूरी क्यों है रफ में शेप को ड्रॉ करना। आपने एंगल्स मालूम करने हैं, आप हर वर्टेक्स पर एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ कर लें। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि हम जो एंगल की बात कर रहे हैं यहां पर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, वो हम एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। यहां पर भी ये 3 लाइंस हैं, सो हमारे जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं वो 2 लाइंस के दरमियान एंगल ही होगा। यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ की, यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ की और यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज आर्क ड्रॉ कर दी। अब आप एक लाइन को कह लें लाइन 1, एक को कह लें लाइन 2, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लाइन 1 किसी को भी कह लें, लाइन 2 किसी को भी कह लें और लाइन 3 किसी को कह लें। मैंने इन तीनों को नाम दे दिए। अब ये हमारा इस एंगल को हम कह देते हैं अल्फा, इसको कह देते हैं बीटा और इसे कह देते हैं गैमा। अब स्टूडेंट्स अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? शाबाश। अल्फा के लिए स्टूडेंट्स मैं ये रफ एरिया है मेरा, मैं अल्फा के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। दिस इज टेंजेंट ऑफ अल्फा हेड साइड लाइन 3 है, ये आ जाएगा M3 माइनस टेल साइड L1, यहां पर आ जाएगा M1 ओवर 1 प्लस M1 M3। ये स्टूडेंट्स अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। मैं सिर्फ अल्फा की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो डायग्राम है रफ में ये बनाना क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स ये तो हमने एक्चुअल में इसे ड्रॉ करके देख लिया, हमें पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल का सीक्वेंस बन रहा है वो ABC बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फर्ज करें कि ये ना बन रहा होता एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस, यानी हमारे पास ये बन रहा होता, मैं एक इसी तरह की रफ ट्राइंगल बना लेता हूं, इसी तरह से यहां आता A, यहां आता C, यहां होता B। ये इनफैक्ट ABC ट्राइंगल ना होती, ये ACB ट्राइंगल होती है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। अब आपने यहां पर AB को नाम दिया L1 का, BC को नाम दिया L2 का और AC को आपने नाम दिया L3 का। अब स्टूडेंट्स
एंटी क्लॉकवाइज आप दोबारा से मार्क लगाएं, हमें एंगल अल्फा मालूम करना है, एंगल अल्फा होगा यहां पर, यह हमें एंगल मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखिएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा, हेड साइड दैट इज L1 M1 माइनस टेल साइड दैट इज लाइन 3, तो यहां आ जाएगा M3, 1 प्लस M1 M3। अब यहां पर देखें, जो हमने एक्चुअल सिनेरियो अपने पास रफ में ड्रॉ किया, वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है, वहां पर M3 माइनस M1 बन रहा है, और ये अगर मैंने सीक्वेंस को चेंज किया, ACB मैंने किया, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, M1 माइनस M3, यहां पर M3 माइनस M1, यहां पर M1 माइनस M3। अब जरा आप सोचें कि अगर आपने एक्चुअल में इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके ना देखी, आपने ऐसे ही ABC से फर्ज कर लिया कि इसका जो ऑर्डर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ABC ही होगा, और असल में ऐसा ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। असल में हो सकता है कि इस तरह से ट्राइंगल बन रही हो ACB, आप इसे ABC कंसीडर करके ये फॉर्मूला लगा के बैठ जाएंगे, अल्फा की वैल्यू आपके पास गलत आ जाएगी। ये गड़बड़ हो सकती है, और ये गड़बड़ होगी हमारे एक पार्ट के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 7 के लास्ट पार्ट के अंदर ये गड़बड़ मौजूद है, ये गलती वहां पर स्टूडेंट्स करते हैं। सो अगर हम ये वाली प्रैक्टिस शुरू कर देंगे रफ में डायग्राम ड्रॉ करने की, इसका ऑर्डर देखने की, तो फिर हमें कभी भी गलती नहीं होगी। यही प्रैक्टिस आपने, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए वहां पर करनी है, और इसी तरह अगर किसी पेंटागन हेक्सागन के एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपने यही प्रैक्टिस वहां पर करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसके लिए वर्किंग करते हैं। ये मैंने आपको जो डायग्राम बनाई, ये तो बनाना जरूरी है, रफ में आपने बनानी है, जल्दी से आप बना लेंगे ताकि आपको ऑर्डर पता चल जाए। बाकी ये जो मैंने वर्किंग की, ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थी कि मैंने रफ में डायग्राम क्यों बनाई। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन वो होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। आप लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम, AB is equal to L1, BC is equal to L2, AC is equal to L3। अब स्टूडेंट्स हमें इनकी स्लोप्स मालूम करनी है, L1, L2, L3 की हमें स्लोप्स मालूम करनी है। स्लोप ऑफ L1 is M1, slope of L2 is M2, slope of L3 is M3। अब M1 मालूम करते हैं। M1 असल में क्या है, लाइन AB की स्लोप, AB की स्लोप, यहां से हमें AB की स्लोप मिलेगी 2 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1। 2 माइनस 2 जीरो हो गया, तो ये वैसे ही जीरो आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 3 जीरो आ जाना है। M2 स्टूडेंट्स लाइन 2 की स्लोप जो कि BC से बनती है 3 माइनस 2 ओवर माइनस 2 माइनस 4, यह आ गया 1 ओवर माइनस 6, यानी माइनस 1 ओवर 6। M3 है लाइन 3 के लिए स्लोप AC 3 माइनस 2 ओवर माइनस 2 माइनस 1। 3 minus 2 is 1, minus 2 minus 1 is minus 3, so it is minus 1 over 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों स्लोप्स आ चुकी। अब स्टूडेंट्स हम एंगल मालूम करते हैं फॉर एंगल अल्फा। चूंकि हम रफ डायग्राम की तरफ रेफर कर चुके हैं, सो वहां पर सब कुछ वाज़ेह है कि अल्फा बीटा गैमा क्या है। हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे टेंजेंट अल्फा, यहां पर लिख दें फॉर अल्फा, हेडिंग दे दी मैंने, टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू, अब हेड साइड पहले इट विल बी M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M3।
अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पर। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है -1/3 माइनस m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0, 1 प्लस m3 इंटू m1। अब ये तो हो गया 0, ऊपर आ गया -1/3, नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1। तो अल्फा की यहां पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन -1/3। अब इनवर्स टेंजेंट जब हम नेगेटिव नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक नेगेटिव एंगल आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स टेंजेंट की जो रेंज है वो फ्रॉम -90 टू 90 होती है। नेगेटिव नंबर का इनवर्स टेंजेंट लेने से हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। हमारा जो एंगल है ट्रायंगल की सूरत में ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये एक पॉजिटिव एंगल होगा। सो वो पॉजिटिव एंगल लाने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज हम यहां उसका जिक्र करेंगे, सिंस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ -x is equal to 180 degrees minus tangent inverse of x. So alpha is equal to 180 degrees minus tangent inverse of 1/3. Not -1/3, it is 1/3. Because alpha is greater than or equal to 0 but less than 180 degrees. चूंकि अल्फा की वैल्यू इस रेंज में फॉल करती है, सो ये हमें फॉर्मूला यूज करना जरूरी है। अल्फा की वैल्यू यहां पर स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज आएगी, और ये ऑब्ट्यूज आएगी ये मैं आपको दिखाता हूं जाके बोर्ड 3 पर। स्टूडेंट्स ये हमने रफ डायग्राम बनाई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर हमें अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूज नजर आ रही है और वहां पर साबित हो रहा है। आप कैलकुलेटर से ये एग्जैक्ट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ जो मैंने वैल्यू वहां पर लिखी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बीटा या गैमा मालूम करते हैं। बीटा या गैमा में से कोई एक मालूम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। जब दो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे तो तीसरा एंगल हम उन दो एंगल्स की बुनियाद पर बआसानी मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए हमारे पास हेड साइड पर L1 है और टेल साइड पर L2 है, यानी इसके लिए फार्मूला होगा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, टेल साइड बाद में m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ये बीटा के लिए फार्मूला होगा। और अगर हम गैमा मालूम करना चाहें तो गैमा के हेड साइड पर क्या है, देयर इज लाइन 2, और टेल साइड पर L3। तो टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m3, गैमा के लिए फार्मूला होगा। आप बीटा मालूम कर लें या गैमा मालूम कर लें या दोनों ही मालूम कर लें, यह आपकी मर्जी है। मैं अब बीटा मालूम करने जा रहा हूं। सिंस टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू, हमने अभी बात की कि बीटा होगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की स्टूडेंट्स वैल्यू 0, माइनस m2 की वैल्यू है -1/6, 1 प्लस 0 इंटू -1/6। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पर आ गया 1/6, नीचे 1 आ रहा है, सो 1/6 आपके पास आ गई वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/6। ये स्टूडेंट्स यहां पर थी हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स गैमा की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस टेंजेंट ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हमने बात की थी, इट विल बी m2 माइनस m3
over 1 plus m2 into m3. टेंजेंट ऑफ गैमा m2 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है -1/6 और m3 की वैल्यू है -1/3. 1 प्लस -1/3 और -1/6. अब सिंप्लीफिकेशन माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा -1/6 प्लस 1/3. डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/18. न्यूमिनेटर में हमारे पास एलसीएम दैट इज 6. अब एलसीएम तो यहां आ गया -1 और +2. डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम 18 प्लस 1. टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज 1/19. 18 प्लस 1 इज 19. और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास 6/18 है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 18/6. इसके साथ 18/6. 6 3s are 18. इट इज 3/19. सो हमारे पास स्टूडेंट्स गैमा की फाइनल वैल्यू मैं यहां पर कंक्लूड कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पर नीचे जगह नहीं है. नीचे मुझे लिखना था लेकिन बोर्ड पर चूंकि नीचे जगह नहीं बची, सो हम गैमा की वैल्यू कंक्लूड करते हैं. ये हमारा जो है लास्ट बिल्कुल इसका पार्ट, गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/19. ये स्टूडेंट्स हमारी गैमा की वैल्यू आ गई. अल्फा, बीटा और गैमा ये हमारी तीनों वैल्यूज जो हमें मालूम करनी थी वो आ चुकी. आप ये एंगल्स एग्जैक्टली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. मैं बढ़ता हूं अब इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 का डी पार्ट. अगेन हमें 3 वर्सेस गिवन है एक ट्राइंगल के और हमें उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मालूम करने हैं. स्टूडेंट्स इसे प्लॉट किया गया तो जरा देखें यहां पर एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस क्या बन रहा है. दैट इज ACB. अब अगर आप रफ में ABC ट्राइंगल बनाकर उसमें एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगाकर इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो गलती हो जाएगी. इसलिए मैंने कहा कि आपको एक्चुअल लोकेशन देखनी होगी कि वर्सेस की क्या बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ABC है या ACB है, ये आपको चेक करना होगा. और यहां पर देखें ACB आ रहा है, ABC अगर आप रफ डायग्राम बनाएंगे तो गलती होगी. अब स्टूडेंट्स आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से फार्मूलाज को यूज करना है. एंटी क्लॉकवाइज आर्क यहां पर, फिर यहां पर और फिर यहां पर. ये स्टूडेंट्स हमने एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगा ली. आप लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 नाम रख लें. मैं इसे कह देता हूं लाइन 1, इसे कह देता हूं लाइन 2 और इसे लाइन 3. अब लाइन 1 बुनियादी तौर पर AC है, लाइन 2 जो है वो BC है और लाइन 3 जो है वो AB है. अब ये हमारे पास एंगल होगा अल्फा, ये होगा बीटा और ये होगा गैमा. अब लाइन 1 की स्लोप M1, लाइन 2 की स्लोप M2, लाइन 3 की स्लोप M3. यहां पर ही हम सारे फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोबारा हमें बोर्ड 1 पर आके आपको रिकॉल ना करवाने पड़े. अल्फा के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होगा? शाबाश. टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब हेड साइड पर है लाइन 3 तो हमारे पास होगा फॉर्मूला M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 इंटू M1. बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2. गैमा के लिए फॉर्मूला होगा टेंजेंट ऑफ गैमा विल बी इक्वल टू M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M3. ये स्टूडेंट्स हमारे तीनों फार्मूलाज जो मैंने आपको बता दिए. अब ये तीनों फार्मूलाज हम आगे यूज करेंगे. अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड से. रेफर टू
rough diagram we have AC लाइन को मैंने कह दिया L1, BC लाइन को मैंने कह दिया, BC साइड को मैंने कह दिया L2 और AB साइड को मैंने कह दिया L3। अब स्टूडेंट्स M1, M2 and M3 are slopes of line 1, line 2 and line 3 respectively। अब सबसे पहले M1 मालूम करते हैं जी। M1 क्या है? लाइन 1 की स्लोप AC 0 या -1 0 कर लें आप। अब इसका ऑर्डिनेट पहले लिया है तो इसी का एब्सिसा पहले लेंगे, -1 -2 -1 -0, ये -1 -3, तो ये आ जाएगा 1/3। -1 over -3 will be 1/3 after simplification। M2 लाइन 2 की स्लोप BC से बनेगी, BC 4 - 0 -1 -2, 4 over -3 that is -4/3। M3 लाइन 3 की स्लोप AB। अब स्टूडेंट्स A और B में अगर आप देखें तो एब्सिसा सेम है। अब एब्सिसा सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी दो पॉइंट्स का एब्सिसा सेम हो तो इसका मतलब है उन दोनों को मिलाने से लाइन जो बनेगी वो एक वर्टिकल लाइन होगी, वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ऐसी लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है, लेकिन हम चूंकि रफ डायग्राम को यूज कर रहे हैं, हमें यहां पर एनालिटिकली भी इसे दिखाना होगा कि ये अनडिफाइंड स्लोप आ रही है। M3 इज इक्वल टू, अब M3 के लिए स्टूडेंट्स लाइन 3 है AB, तो हम AB को यूज करेंगे -1 -4 ओवर -1 -1। अब माइनस हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा -5/0, दैट इज अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं अल्फा, बीटा और गामा मालूम करने के लिए। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट ऑफ अल्फा के लिए स्टूडेंट्स M3 - M1, हमने शुरू में फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, 1 + M3 इंटू M1। अब स्टूडेंट्स M3 स्लोप हमने देखा यहां पर अनडिफाइंड है। अब स्टूडेंट्स जब इस तरह से अनडिफाइंड स्लोप आपके पास आ चुकी हो तो फिर आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे, ये मैंने सिखाना था आपको, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट चूज किया। और दूसरी बात, आपने देखा कि ऑर्डर इसमें ACB बन गया, यहां पर आपको वो भी क्लैरिटी हो जाएगी कि ACB ऑर्डर अगर आप फॉलो करेंगे तो तभी आपके सही एंगल्स आएंगे, अगर आपने ABC ऑर्डर फॉलो किया तो तब आपके आंसर्स गलत आएंगे। अब M3 स्लोप अनडिफाइंड है, आप M3 से डिवाइड कर दें पूरी फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर टर्म को आप M3 से डिवाइड कर दें। यहां पर आ गया 1 - M1/M3, 1/M3 प्लस M1। अब वैल्यूज पुट कर दें। ये मैंने नहीं करना था, अगर मेरे पास M1 और M3 दोनों स्लोप्स डिफाइंड होती तब मैंने ये नहीं करना था। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 - M1/M3। M1 स्टूडेंट्स 1/3 ओवर M3 की वैल्यू अनडिफाइंड, 1/undefined प्लस M1 दैट इज 1/3। अब स्टूडेंट्स हमने इसे करना है सिंप्लीफाई। एनी
नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 0, 1 माइनस 0। अब यहां पर भी 0 प्लस 1/3, 1/1/3, ये हमारे पास बन जाएगा 1/1/3, यानी 1/3 का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 3। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई यहां से टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3। दिस इज आवर फर्स्ट एंगल। अब स्टूडेंट्स बीटा के लिए, सिंस टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू, बीटा के लिए स्टूडेंट्स लाइन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, इसके अंदर m3 इन्वॉल्व नहीं है, सो यहां पर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टेंजेंट ऑफ बीटा, m1 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 1/3 और m2 की वैल्यू है -4/3। 1 प्लस 1/3 -4/3। सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 4/3, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पर स्टूडेंट्स 1 माइनस 4/3, 3 जार 9। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3। डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 एलसीएम, 9 माइनस 4 5/3 और 9 माइनस 4 इज 5, 5/9। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बनता है 5/3 मल्टीप्लाइड 9/5। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका ले दिया रेसिप्रोकल। अब ये आ गया हमारे पास 5 5 कैंसल, 3 3 जार 9। तो बीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स गैमा के लिए, सिंस टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स गैमा हमने शुरू में डिस्कस किया था, दैट विल बी m2 माइनस m3 न्यूमिनेटर में ओवर 1 प्लस m2 इंटू m3। अब हमारे पास m3 की वैल्यू हमने बात की थी कि वो अनडिफाइंड है, सो आप m3 से इसको डिवाइड कर देंगे राइट साइड फ्रैक्शन को। टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू m2 ओवर m3 माइनस m3 से जब डिवाइड किया तो यहां पर आ गया 1 ओवर m3 प्लस m2। m3 कैंसिल हो गया m3 से डिवाइड करने की वजह से, यहां साथ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय m3। अब वैल्यूज पुट की, टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -4/3 और m3 की वैल्यू है अनडिफाइंड -1 ओवर अनडिफाइंड प्लस m2 की वैल्यू -4/3। -4/3 divided by infinity is 0 0 -1। टेंजेंट गैमा 0 -1 न्यूमिनेटर में और यहां पर 0 -4/3, 0 -4/3, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा 3/4। टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू 3/4, दैट विल बी गैमा टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास गैमा की वैल्यू हासिल हुई। स्टूडेंट्स हम तीनों एंगल्स मालूम कर चुके, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। रिमेनिंग पार्ट आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।